तो हम लोगों की जो पुरानी क्लास हुई हैं उन पुरानी क्लास में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी लगाना सीख लिया। यानी कि अगर आपको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो आप उन्हें कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, है ना। उसमें तुम लोगों को मैंने गिवन, टू प्रूव, स्टेप्स किस तरीके से लिखते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो आज हम लोग उन्हीं सारी पुरानी क्लासेस के नॉलेज का यूज़ करते हुए 7.3 का डिस्कशन कर रहे हैं कि 7.3 वाले सवाल को बनाना कैसे है। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुमको सवाल नहीं बनाने हैं और जिस तरीके से मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ उसी तरीके से शॉर्टकट में तुम्हें लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे प्रॉपर स्टेप्स के साथ, उसको तुम्हें मुझे अटेम्प्ट करके कॉपी चेकिंग करानी है इस वीडियो को देख लेने के बाद। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि 7.3 एक्सरसाइज का मैडम ने वीडियो बना दिया, हमने शॉर्ट में देख लिया, बात खत्म। ऐसा नहीं है, आपको इन्हीं सारे सवालों को प्रॉपरली डायग्राम, गिवन, टू प्रूव, स्टेप्स, रीजंस, कॉन्ग्रुएंसी, सीपीसीटी, उसके साथ ये वापस से मुझे एक बार चेकिंग करवानी है। ठीक है, चलो। तो 7.3 एक्सरसाइज में टोटल 5 सवाल हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 इसके साथ शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के सवाल को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम नहीं दिया है, डायग्राम आपके बनाने के लिए है। ठीक है, बना लेते हैं। क्या बोला गया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपकी दोनों साइड्स बोलो कैसी हैं, इक्वल है ना। तो जैसे मान के चलिए ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC, तो मैं क्या लिखूँगी कि जो मेरा AB है और जो मेरा AC है वो आपस में क्या है, इक्वल। ये मैंने मार्किंग कर दी इक्वल वाली। अब क्वेश्चन में आगे आप पढ़िए क्या बोला है कि ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, मतलब उस पॉइंट A से एक 90 डिग्री खींचो साइड BC पर। तो क्या होगा, ये देखो सामने से एक 90 डिग्री हमने सबटेंड किया, ये देखो साइड BC के ऊपर। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया P। तो AP परपेंडिकुलर है, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, इस सिंबल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो ये वर्ड है परपेंडिकुलर, इसका मतलब है कि वहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है। अब तुम्हें शो दैट क्या करना है, शो दैट तुम्हें ये करना है कि जो एंगल B है और जो एंगल C है ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। ये आपको शो दैट करना है। अब देखो कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनको कई रिजल्ट्स याद होते हैं, कई थ्योरम्स उनको याद होते हैं। जैसे अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, उन्हें बहुत सारे रिजल्ट्स याद होते हैं। तो ऐसे में उन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अरे इस क्वेश्चन में प्रूफ करने लायक क्या है, हमने तो रिजल्ट याद रखा है कि यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ डिटेल में। जैसे मान के चलते हैं ये एक रैंडमली एक ट्रायंगल है, किसी ने आपसे कहा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है नहीं है, कितने सेंटीमीटर की है, इस पे तो बातचीत ही नहीं हो रही, इक्वल है बस बोल दिया गया। ट्रायंगल का नाम है XYZ। तो एक्चुअली एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट ये कहता है कि अगर XY YZ के इक्वल है ट्रायंगल में, ठीक है याद रखना, ओनली इन ट्रायंगल, नॉट इन क्वाड्रिलैटरल, नॉट इन एनी टाइप ऑफ अदर फिगर्स, ओनली इन ट्रायंगल इफ इट्स टू साइड्स आर इक्वल, अगर उसकी दो साइड इक्वल है तो उन साइड्स के अपोजिट में जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे अगर मैं XY इक्वल टू YZ की बात करूँ तो यहाँ पे XY को अगर मैं साइड लूँगी तो इस साइड के अपोजिट बोलो एंगल कौन सा है, XY साइड के अपोजिट मैडम एंगल है Z, यानी कि एंगल Z इक्वल होगा। अगर मैं YZ की बात करूँगी तो YZ कौन है, पहले तो आप उसको डायग्राम में देखिए, इसको कहा जाता है YZ।
तो वाई जेड के अपोजिट में जो एंगल होगा, वाई जेड के अपोजिट में बोलो कौन सा एंगल होगा, वाई जेड के अपोजिट में होगा एंगल एक्स। तो वाई जेड और ये एंगल एक्स, मैंने वाई जेड की जगह क्या लिख दिया, एंगल एक्स। तो ये वाला डेटा आपको गिवन दिया था, ये वाला डेटा आपको गिवन दिया था। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स उसकी इक्वल होती हैं तो उन इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल होता है ना, वो एंगल भी बोलो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ध्यान रखना, वो एंगल भी बोलो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये जो रिजल्ट है आप लोगों ने इसको याद रखा होगा लाइक अ स्टेटमेंट कि चलो ठीक है, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखते हैं। ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ये रिजल्ट याद होता है। तो जब यही स्टूडेंट्स क्या करने चले जाते हैं, अपना बड़े मज़े से ऊपर का क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करते हैं, तो उनको ये फीलिंग आती है कि अरे देखिए मैडम, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे भी उसकी दो साइड्स क्या दी हुई हैं, इक्वल दी हैं, ए बी और ए सी। तो अगर उसी रिज़ल्ट को हम यूज़ करें, ठीक है, उसी रिज़ल्ट को हम यूज़ करें कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। इस रिज़ल्ट को कहा जाता है, इस रिज़ल्ट को कहा जाता है आइसोसेलेस, ठीक है, ट्रायंगल थ्योरम। इसे क्या कहा जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अगर साइड्स इक्वल है, इफ साइड्स आर इक्वल, अगर मान लेते हैं साइड्स आपकी कैसी हैं, इक्वल हैं, ठीक है, तो देन एंगल्स विल बी इक्वल। इसी रिजल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। इसको ही को हम लोग कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी उनके अपोजिट वाले, ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू देम विल बी इक्वल, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट्स है जो आपको कई बार डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बट अगर कल को मैं सोकर उठूं और अचानक से मैं तुमको कोई रिजल्ट बता दूं कि ये ऐसा ऐसा होता है, तुम याद कर लो, तो तुम मेरी बात या किसी और की बात क्यों मानोगे, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास कोई प्रूफ ना हो कि हाँ मैडम ऐसा सही में होता है। तो अगर मैं तुमसे अभी कह रही हूँ कि ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है, मतलब ट्रायंगल की एनी टू साइड्स अगर इक्वल है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तुम मेरी ये बात क्यों मानोगे। ऐसा होता है, ये बात मानो, ठीक है, बट क्यों मानोगे, देयर मस्ट बी सम प्रूफ। वहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर क्या रहा होगा, प्रूफ रहा होगा, जिसके तहत यू हैव टू एग्री, तुम्हें मानना पड़ेगा कि हाँ मैडम ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली वही है, ये क्वेश्चन नंबर 5 और कुछ नहीं बल्कि क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है, ठीक है। ये कि एक ट्रायंगल दिया है ABC, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, बताइए कि एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे, आपको ये प्रूव करना है। होंगे ये हम सब जानते हैं क्योंकि ऐसा होता है, बट क्यों होता है, इसका सबूत कहाँ है, ये क्वेश्चन उसका प्रूफ है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की वजह से टोटल 2 पार्टीशन हुए, एक बना आपका ट्रायंगल ABP, लेट मी शेड इट, ठीक है, मैं इसको शेड कर देती हूँ। एक बन गया आपके पास ट्रायंगल ABP और परपेंडिकुलर ड्रॉप होने की वजह से राइट साइड में एक और ट्रायंगल बना जिसका नाम है AP और C, राइट। ये एक ट्रायंगल आप लोगों का और बन गया, बराबर। अभी अपना पूरा दिमाग लगाओ और पूरे दिमाग के तहत आप क्या इन दोनों ट्रायंगल को, यानी कि इन ट्रायंगल ABP और आपका जो दूसरा ट्रायंगल है, क्या नाम है उसका, बोलो, APC, क्या आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो क्या, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैडम, ट्रायंगल ABP में और ट्रायंगल APC में जो चीज़ें इक्वल हैं, आप उन इक्वल चीज़ों को मार्क करो। तो सबसे पहली चीज़ जो दोनों ट्रायंगल में इक्वल है वो है सेग AB कॉन्ग्रुएंट टू, बोलो क्या, सेग AC, और इसका रीज़न हम लोग क्या दे देंगे, गिवन। ये आपको देखो ना गिवन है पहले से डेटा, हाँ। और आपको उन दोनों ट्रायंगल में और कोई चीज़ इक्वल इक्वल दिख रही है क्या, बिल्कुल दिख रही है। ये जो AP है ये दोनों ही ट्रायंगल की कैसी है, कॉमन साइड है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो AP है ये दोनों ही ट्रायंगल की, बोलो क्या है, कॉमन साइड। कॉमन साइड मतलब इस ट्रायंगल में भी है, उस ट्रायंगल में भी है। तो यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ सेग AP
कॉन्ग्रुएंट टू सेग ए पी, और इसका रीज़न हम लोग क्या दे देंगे, कॉमन साइड, है ना। अच्छा, क्या कोई ऐसी तीसरी चीज़ भी है क्या जो इन दोनों ट्रायंगल में आपको इक्वल इक्वल दिख रही है? हाँ, यहाँ पे एक तीसरी चीज़ भी है जो आपको दोनों ट्रायंगल में इक्वल दिख रही है, वो है 90 डिग्री। मैंने जब इस क्वेश्चन को पढ़ाना शुरू किया था तभी बता दिया था कि आप परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करते हो, परपेंडिकुलर का मीनिंग ही क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो AP जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा, ये बाजू वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैडम बाजू वाला एंगल 90 डिग्री कैसा आया, वो कॉमन सेंस है, टीचर और तुम्हारे और मेरे बीच में अंडरस्टैंडेबल वाली चीज़ है वो। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि एंगल APB और आपका दूसरा एंगल APC ये इक्वल है। रीज़न इसका दे देंगे ईच 90 डिग्री, इसका रीज़न क्या दे देंगे, ईच 90 डिग्री। तो अब मेरे को वो सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है जिससे मैं उस येलो वाले ट्रायंगल ABP को और उस पर्पल वाले ट्रायंगल APC को क्या कर सकती हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ। कैसे? दोनों ट्रायंगल आपको क्या दिख रहे हैं, आपको ये देखो, ये इतना इतना डेटा है, आपने मैथ सीखी है, अभी अभी कॉन्ग्रुएंसी सीखे हो, पहली एक्सरसाइज बनाए हो, तो इतने डेटा को देखकर क्या फीलिंग आ रही है कि मैडम ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए बताओ? तुमको टेस्ट सिखाए हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के, तो उन विभिन्न विभिन्न प्रकार के टेस्ट में से ये कौन सा टेस्ट है, ये RHS टेस्ट है। तो RHS टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। क्या कॉन्ग्रुएंट हुए? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब ध्यान से सुनना, क्या आपको उस पूरे क्वेश्चन नंबर 5 में कहीं पर भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की बात कही गई थी क्या? तुम बोलोगे नहीं मैडम, ट्रायंगल प्रूफ करने की बात तो कही नहीं है। तो यही होता है, आपको कभी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली हो सकता है ट्रायंगल प्रूफ करने को ना दिया जाए, ठीक है, लेकिन कुछ और दिया जाए। तो जो भी दिया जाएगा ना कुछ और, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो साइड हो, चाहे वो बाइसेक्टर हो, कुछ भी आपको जो प्रूफ करने को दिया जाए, उन सब की सीढ़ी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद ही शुरू होगी। यानी कि उसके लिए आपको पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ही पड़ेगा। आपको क्या प्रूफ करना था कि एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल होने चाहिए, यही प्रूफ करना था ना। आपने क्या भी उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया? हाँ मैडम कर दिया। तो देखो, क्या एंगल B को आप एंगल C के इक्वल लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? इसका रीज़न होगा, बताइए क्या, CPCT। हेंस प्रूव्ड, हमारा क्वेश्चन डन। यानी कि एंगल B इक्वल टू एंगल C कभी अचानक से प्रूफ नहीं हो जाएगा। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि एंगल B कौन से ट्रायंगल में है, एंगल C कौन से ट्रायंगल में है। चलो उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूँ। फिर जैसे ही वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, चलो उनके बीच में मैं क्या लगा देता हूँ, CPCT लगा देता हूँ। ऐसे काम होगा। बिना ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ के डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। और इसी चीज़ को, इसी पर्टिकुलर प्रूफ को हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कहते हैं, जिसका मतलब सीधी सीधी भाषा में इतना होता है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स आपको गिवन दिए हैं, दोनों मतलब एक ट्रायंगल लेट से अगर आपको गिवन दिया है, उसकी कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उन साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। जैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, ये पूरी दुनिया जानती है। तो जब भी आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करना होता है आप यूज कर लेते हो। तो वैसे ही ये बात भी पूरी दुनिया जानती है कि ट्रायंगल की अगर दो साइड्स आपको इक्वल दी जाएं तो वो जो दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डन हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताती हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनना। ज़रूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे ही पूछा जा सकता था कि एंगल B को और एंगल C को इक्वल प्रूफ करो। कल को ऐसे भी पूछा जा सकता था इस क्वेश्चन को,
ये इस तरीके से कि प्रूव दैट, पीटी मतलब प्रूव दैट एपी बाइसेक्ट्स बीसी, ऐसे भी पूछा जा सकता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल टुकड़े करना। एपी बाइसेक्ट बीसी का मतलब क्या होगा कि एपी बीसी के दो इक्वल टुकड़े कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? दो इक्वल टुकड़े कर रही है। यानी कि क्वेश्चन वाला आपको ये पूछना चाह रहा है कि प्रूफ करो बीपी इक्वल टू क्या होगा? पीसी होगा। क्या आप इसे प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, बिल्कुल कर लिया। इसके बाद आप लिख दीजिए बीपी इक्वल टू पीसी और इसका रीजन भी दे दीजिए सीपीसीटी और लिख दो कि देयरफॉर जो आपका बीपी है वो बाइसेक्ट, अच्छा बीपी नहीं, सॉरी क्या नाम है उसका? एपी। आप लिख दो कि जो आपका एपी है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको? बीसी को। खत्म क्वेश्चन। पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा पूछा जा सकता था। बराबर, पूछा नहीं है, पूछा तो सिर्फ इतना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, बट ये भी इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता था। तो अगर पूछा जाता तो उसको कैसे प्रूव करते? सीपीसीटी से प्रूव करते। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि प्रूव करो एपी जो है वो बाइसेक्टर है। किस चीज का बाइसेक्टर है? एंगल ए का। यानी कि एंगल ए के बीच से जो ये लाइंस बन रही हैं, एपी लाइन जो बन रही है, ये इस एंगल ए के दो इक्वल पार्ट कर रही है। ये वाला एंगल जिसको मैं नाम दे देती हूँ 1 और ये वाला एंगल जिसको मैं नाम दे देती हूँ 2, ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये प्रूव करो। तो इसको कैसे प्रूव करते? आपने अभी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ना? हाँ किया। बस जब दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद आप लिख सकते हो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और इसका रीजन भी क्या होगा? सीपीसीटी। और लिख देना कि देयरफॉर जो एपी है वो बाइसेक्टर है। किसकी बाइसेक्टर है? एंगल ए की। ठीक है, तो कैसा रहता है टेक्निकली क्वेश्चन में, ट्रायंगल के प्रूफ हो जाने के बाद, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाने के बाद आप उसमें बहुत सारी सीपीसीटी लगा सकते हो। ठीक है, बट क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है, आपको सिर्फ उतनी सीपीसीटी लगानी होती है। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन था वहां पे क्या पूछा गया था? एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो मैंने से उतनी सीपीसीटी लगाई और मैंने लिख दिया कि मेरा क्वेश्चन हो गया हेंस प्रूव्ड। अगर कई लोगों का डाउट आता है कि मैडम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिखेंगे तो क्या वो गलत सीपीसीटी हो जाएगी? गलत नहीं होगी, एक्स्ट्रा हो जाएगी। जो चीज़ आपको पूछी नहीं है आप वो भी लिख कर आ रहे हो। फिर कई लोगों को लगता है मैम बीपी इक्वल टू पीसी भी तो सीपीसीटी है ना, आप वो क्यों नहीं लिख रहे हो? आप बी इक्वल टू सी ही क्यों लिख रहे हो? अरे मैं मानती हूँ कि बीपी इक्वल टू पीसी भी एक सीपीसीटी है, बट वो पूछा नहीं है तो वो एक एक्स्ट्रा है। गलत नहीं है, बट वो क्या है? एक्स्ट्रा है। ठीक है, डन। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हमने क्या क्या शिक्षाएं ली? द मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षा, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, बिना किसी झक के। होंगे मतलब होंगे विदाउट एनी डाउट। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, काफ़ी आसान है, राइट? बल्कि पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्योंकि मैंने जितना ये प्रवचन दिया ना तुमको क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर, वो सारा का सारा प्रवचन तुम्हारे लिए हेल्पफुल साबित होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर बाद में मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। थोड़ा कंजूसी करके लिखेंगे, लिटिल बिट स्पेस वी हैव। क्या बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ठीक है, होगा। तो चलिए मैंने ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया ABC। बुक वाला कह रहा है कि AB इक्वल टू AC, तो मैंने मार्किंग कर ली। AB इक्वल टू क्या हो गया? AC हो गया। अब उस बुक वाला ऐसा कह रहा है कि AD इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब वही होता है परपेंडिकुलर, है ना? AD का मतलब, एल्टीट्यूड का मतलब वही होता है परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री बनाता है। तो A से आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है सामने जो 90 डिग्री बनाता है और उसका नाम देना है AD। क्वेश्चन नंबर 5 में हम जो परपेंडिकुलर बना रहे थे उसका नाम क्या था? AP।
क्वेश्चन नंबर 2 में आप जो परपेंडिकुलर बना रहे हैं इसका नाम क्या है, ए डी। अब सुनो 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 सुनो, आपको शो दैट क्या करना है, आपको शो दैट ये करना है ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। मैडम व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बाइसेक्ट? बाइसेक्ट का मतलब होता है एक ही मतलब, बाइसेक्ट का पूरी दुनिया में एक ही मतलब होता है, और बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स करना। ठीक है, बाइसेक्ट का पूरी दुनिया में एक ही मतलब होता है, वो होता है इक्वल पार्ट्स करना। हो सकता है वो इक्वल पार्ट्स किसी साइड के हो रहे हो सकता है वो इक्वल पार्ट्स किसी एंगल के हो रहे हो, बट बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट्स। तो आपको क्या प्रूव करना है क्वेश्चन में, ए डी बाइसेक्ट्स बी सी, मतलब ए डी बी सी के इक्वल टुकड़े करेगा। तो अब खुद सोचो, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप बी सी कहते हो, और क्वेश्चन वाला आपसे ये प्रूव करवाना चाह रहा है कि ए डी उस बी सी के इक्वल टुकड़े करेगा। यानी कि क्वेश्चन वाला आपसे क्या प्रूव करवाना चाह रहा है कि अगर ए से लेके डी तक एक लाइन आई तो उस लाइन के आ जाने के बाद जो दो टुकड़े होंगे, पहले टुकड़े का नाम बी डी और दूसरे टुकड़े का नाम डी सी, ये दोनों टुकड़े आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन वाला आपसे ये प्रूव करवाना चाहता है। यानी कि ए डी बाइसेक्ट्स बी सी लिखा है, इट मीन्स दैट वो आपको ये कह रहा है कि भाई तुझको ये प्रूव करना है कि बी डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, ये प्रूव करवाना चाह रहा है वो आपसे, बराबर। तुम्हें नहीं लगता कि मैडम अभी अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स्ट्रा में यही डिस्कशन किया? एग्जैक्टली मैंने देखो क्वेश्चन नंबर 5 में अभी आपको यही एक्स्ट्रा में यही डिस्कशन करवाया था। कैसे प्रूव करोगे बताओ, बी डी इक्वल टू बी सी कैसे प्रूव करोगे? कॉमन सेंस। स्टेप नंबर 1 है मैडम, ट्राइंगल ए बी डी को और ट्राइंगल ए डी सी को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और जैसे ही हमारे ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे, हम लिख देंगे कि बी डी इक्वल टू डी सी, और इसका रीजन क्या पकड़ाएंगे, सी पी सी टी। और बी डी इक्वल टू डी सी का ही मतलब क्या होता है, ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। खत्म मैडम, हमारा प्रूफ खत्म। यानी कि ए डी बाइसेक्ट बी सी प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपको ये छुटका ट्राइंगल ए बी डी और ये जो आपका बाजू वाला ट्राइंगल है ए डी सी, आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना आना चाहिए। आपको इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते आना चाहिए, ये आप लोगों के लिए बड़ी बात है। ठीक है, क्या आप ऊपर के ट्राइंगल ए बी डी को और क्या आप वहां के ट्राइंगल ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे? क्यों नहीं करेंगे, नीचे करके दिखाया है हम लोगों ने आरएचएस टेस्ट से। सेम ही तो है दोनों, बस नाम बदल गया है, अदरवाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि वहां पे जो ए से लेके डी तक लाइन बनी वो उस एंगल ए के दो इक्वल टुकड़े करती है। यानी कि ये वाला एंगल 1 और मान लेते ये वाला एंगल 2। आपको ये प्रूव करना है कि एंगल 1 बराबर क्या होना चाहिए, एंगल 2। क्या यही सेम चीज का डिस्कशन हम लोगों ने अभी ताज़ा क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड एक्स्ट्रा वाले पार्ट में किया था? बिल्कुल किया था। तो इसके लिए भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आपने ऑलरेडी पहले वाले पार्ट के लिए ट्राइंगल ए बी डी को और ट्राइंगल ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है, आरएचएस टेस्ट से कर लिया है ना? बिल्कुल कर लिया है। तो बस उसी कॉन्ग्रुएंसी का फायदा उठाओ और लिख दो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन बराबर सी पी सी टी, देयरफॉर ए डी बाइसेक्ट्स आपका क्या, एंगल ए। तो कैसा रहता है, एक बार जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है ना, तो आप उसमें बची हुई कितनी भी सीपीसीटी लगा सकते हो। डिपेंड कि क्वेश्चन में एक सब पार्ट है, डिपेंड क्वेश्चन में 2 सब पार्ट है, डिपेंड्स क्वेश्चन में 3 सब पार्ट्स है। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही सब पार्ट था तो सिर्फ एक बार सीपीसीटी लगाई, खत्म सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 बार पूछा गया है तो 2 बार सीपीसीटी लगाएंगे। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पहले वाले पार्ट के लिए एक बार ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, सीपीसीटी लगाई, क्वेश्चन खत्म। फिर उन्हें लगता है कि दूसरे वाले पार्ट को प्रूव करने के लिए वापस से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर सीपीसीटी लगाएंगे। ऐसा नहीं है,
आप एक ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो एक बार, और उसमें उसकी बची हुई जितनी बार आपको सीपीसीटी लगानी है आप लगा सकते हो। आपको बार बार सीपीसीटी लगाने के लिए ट्रायंगल को बार बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि दो दो बार दोनों के लिए अलग अलग फिर से कर रहे हैं। एक ही बार करो और एक ही बार इसमें 2 बार सीपीसीटी लगा दो, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 5 अब तुमसे बन जाएगा प्रॉपरली, क्वेश्चन नंबर 2 तुमसे बन जाएगा, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन तुमको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग डिस्कशन करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है, और उसके बाद फिर इस वीडियो को हम लोग यहाँ रोकेंगे और जो बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका डिस्कशन मैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में लेती हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखिए डायग्राम बनाना है। क्या बोला जा रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम बनाना है। बोल रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है। चलो बना लेते हैं पहले ट्रायंगल एबीसी। अच्छा एक काम करते हैं ना, पूरा ही डिस्कशन एक ही पार्ट में कर लेंगे, क्या 2-2 वीडियोस बनाना फालतू के। ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी। अब उसमें क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। पहली बात, एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात, आपको परपेंडिकुलर बनाते आने चाहिए। जैसे बी ई ये पहला परपेंडिकुलर है, सी एफ ये दूसरा परपेंडिकुलर है। तो मैं गई बी पॉइंट पर, बी पॉइंट से मैंने एक ऐसी लाइन खींची जो ये 90 डिग्री सबटेंड कर रही है और ये इसको नाम दे दिया ई। फिर दूसरा परपेंडिकुलर बनाने को बोला गया है सी एफ, तो मैं सी पॉइंट पे गई, सी पॉइंट से मैंने एक ऐसी लाइन खींची, इसको मैंने नाम दे दिया एफ, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया 90 डिग्री बना दिया। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो ये बी ई है और ये जो सी एफ है ये इक्वल है, मैं नहीं कह रही। कई स्टूडेंट्स की आदत ऐसी होती है, वो ऐसा जवाब देते हैं मैडम ये दोनों ना इक्वल लग रहे हैं इसलिए हमने इनको इक्वल लिख दिया। भाई तुम्हारे लगने से नहीं होता इक्वल, इक्वल दिया होना चाहिए, ठीक है। 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो बी ई इक्वल टू सी एफ ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है। खैर अब इसमें आपको प्रूव क्या करना है कि प्रूव करिए कि ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस होगा। देखो आइसोसेलेस का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। यानी कि आपको अगर कोई ये बोले कि फलाना ट्रायंगल है, इस फलाने ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करो, तो आइसोसेलेस का मतलब है या तो आप 2 साइड्स को क्या प्रूफ कर दो, इक्वल प्रूफ कर दो, या फिर आप उसके 2 एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साइड्स को इक्वल प्रूफ करके दिखा रहे हो कि आप एंगल को इक्वल प्रूफ करके दिखा रहे हो, दोनों का सेम मीनिंग होता है।
अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड्स आपने इक्वल प्रूव करके दिखा दिए तो वो क्या है, आइसोसेलेस। अगर आपने उसके दो एंगल्स इक्वल प्रूव करके दिखा दिए तो वो क्या है, वो भी आइसोसेलेस। तो दोनों में से आप कुछ भी, ठीक है, आप कुछ भी कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो बराबर? क्या ये बात दिमाग में जा रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको उस ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूफ करना है, एबीसी को। तो आप चाहे तो उसके दो साइड्स इक्वल प्रूफ कर दीजिए या दो एंगल, खैर वो तो बात का पार्ट है, मैडम कैसे प्रूफ करेंगे, बट आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े, कैसे करें तो देखो, ध्यान से देखना, मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड्रॉ कर रही हूँ। कई बार रीड्रॉ करने से हम लोगों को हेल्प मिल जाती है। जैसे बी पॉइंट से एफ पॉइंट तक मैंने ड्रॉ किया, बी एफ, और इसको नाम दे दिया मैंने सी। ये मेरा एक ट्रायंगल है। एफ पॉइंट पे कितना डिग्री है, एफ पॉइंट पे मैडम 90 डिग्री है। फिर उसके बाद ये बी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, और ये मैडम हमारा सी पॉइंट है, और ये हो गया आपका बी। यहाँ पे हमने मार्क कर दिया 90 डिग्री। मतलब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऊपर वाला जो डायग्राम है उसके अंदर के दो ट्रायंगल्स का पोस्टमार्टम करके उनको वापस से रीड्रॉ कर रही हूँ, और कुछ भी नहीं। अब सुनो, क्वेश्चन में ये चीज़ आपको पहले से गिवन थी कि बी ई और सी एफ आपस में इक्वल होंगे, है ना। क्वेश्चन में ये डेटा आपको पहले से बोला गया था, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि बी ई और ये जो सी एफ होंगे ये आपस होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल हो सकते हैं। तो देखो मैंने मार्किंग कर दी कि हाँ मैडम बी ई और सी एफ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, खत्म। अब आप इसको प्रूव करिए, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। कैसे करेंगे, बहुत कठिन है? नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं है, जैसा आपको लिखना सिखाया आप वैसे कर लीजिए। इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल बी ई सी, जो आपको दोनों में इक्वल दिख रहा है आप उसे मार्क करिए। सबसे पहली चीज जो आपको दोनों में इक्वल दिख रही है वो क्या, सेग एफ सी और सेग बी ई, ये आपको क्या दिख रही है, बोलो, दोनों में कॉन्ग्रुएंट। कैसे मैडम? ये तो क्योंकि हमको पहले से गिवन था कि दोनों एल्टीट्यूड इक्वल होंगे। फिर और क्या कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है आपको? मैडम देखिए, इसके पास भी 90 डिग्री, इसके पास भी 90 डिग्री, यानी कि एंगल एफ इक्वल टू एंगल ई, और इसका रीजन दे सकते हो आप कितना डिग्री, ईच 90 डिग्री। और क्या दिख रहा है? कई लोगों को ये चीज़ दिखती नहीं है, पता नहीं क्यों, ठीक है, खैर, बट ये चीज़ आपको दिखनी चाहिए। यहाँ पे भी देखिए मैडम BC है, और यहाँ पे भी देखिए BC है, यानी कि दोनों में जो ये सेग BC है ये दोनों में क्या है बताइए, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका रीज़न हम लोग क्या दे देंगे, इसका रीज़न आ जाएगा कॉमन साइड। तो अगर तुम अपना छोटा सा ब्रेन लगाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल BEC के, बोलो कौन से टेस्ट से, RHS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। बट क्वेश्चन में तो हमको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने को बोला नहीं था, तो आपने ज़बरदस्ती क्यों किया? क्योंकि मैंने क्या कहा अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कि जो भी क्वेश्चन में आपको डेटा प्रूव करने को दिया है वो आपसे डायरेक्टली आपसे वो बन जाए, प्रूव हो जाए सिंगल लाइन में, वन वर्ड में, ऐसा नहीं होता है। उसको प्रूव करने के लिए पहले आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा अब ऐसे। अब देखो, दुनिया का एक ही सिंपल सा नियम है, अगर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो तो CPCT लगाओ। मैडम कहाँ लगाएं CPCT? बहुत सारी CPCT लगा सकते हैं हम तो यार वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन पढ़कर कि क्या लगाएं। अब कई लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा हाँ कि क्वेश्चन में ये बोला है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे सिर्फ इतनी CPCT की ज़रूरत है, मैं सिर्फ इतना लगाता हूँ, क्वेश्चन हो गया मेरा प्रूफ। कई बेचारे बच्चे नहीं पता लगा पाते हैं कि अच्छा ये वाली CPCT लगाएं कि वो वाली लगाएं, क्या करें, कंफ्यूज। तो उसके लिए उनके लिए बेस्ट ये होता है कि वो सारी CPCT लगा दो और फिर बाद में उन CPCT में से डिसाइड करो कि अच्छा ये वाला पूछा था, ओके ठीक है, ये देखो आ गया हमारा हैंड्स प्रूव्ड। तो वो दोनों टाइप के मैंने ऑप्शंस बताए। खैर, अभी मैं CPCT लगाने गई और मैंने बोला, मैं एंगल वाली CPCT लगाने गई और मैंने कहा कि देखो भाई, ठीक है, देखो भाई, जो मेरा ट्रायंगल BFC है उस ट्रायंगल BFC में ये एंगल B
इसे कहते हैं एंगल बी, इसे कहते हैं एंगल बी, ठीक है, इसे कहते हैं एंगल बी। बी एस सी में ये मेरा एंगल बी, और जो मेरा ट्राइंगल बी ई सी है, उस ट्राइंगल बी ई सी का ये वाला एंगल सी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। मैंने ऐसा कहा कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा मैंने कहा, ठीक है, ऐसा मैंने कहा। तो मैंने कहा कि हाँ, इसका रीज़न मैंने दे दिया, बोलो क्या, सिंप्लिसिटी। और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था, अगर आपको कभी ट्राइंगल को क्या प्रूव करने को कहा जाए, आइसोसेलेस, तो आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए आप या तो उसके दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दो, या तो उसकी साइड्स को इक्वल प्रूव कर दो। तो क्या आपको एंगल बी ट्राइंगल एबीसी का एंगल दिख रहा है? हाँ मैडम, ये तो एंगल ट्राइंगल एबीसी का ही एंगल है। क्या आपको एंगल सी ट्राइंगल एसीबी का एंगल दिख रहा है? हाँ मैडम, वो तो उसी ट्राइंगल का एंगल है। तो जब किसी एक ट्राइंगल के टू एंगल्स इक्वल कर दिए जाएं, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर ट्राइंगल आपका क्या हो जाता है, आइसोसेलेस। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी को यूज करिए और दोनों ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करिए, ठीक है। उसकी मदद से हमने कर लिया। अब यहाँ पे एक बहुत ही सीरियस डाउट एक स्टूडेंट का क्रिएट होता है, वो डाउट मैं अभी बता देती हूँ। मेरा कैसा इतने सालों का एक्सपीरियंस है ना, तो मैं बता देती हूँ कि एक डाउट होता क्या है। कई स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि अरे मैडम, एंगल बी और एंगल बी को आपको इक्वल लिखना चाहिए था, कॉमन एंगल। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि मैडम आपको एंगल सी और आपको एंगल सी को इक्वल लिखना चाहिए था, कॉमन एंगल। क्योंकि उनके दिमाग में ना एक मिसकंसेप्शन होता है, गलतफहमी होती है। उन्हें लगता है कि दो ट्राइंगल में अगर एंगल्स नाम सेम सेम है तो दोनों को कॉमन घोषित कर दो। ऐसा नहीं होता भाई। डायग्राम देखो, डायग्राम। अगर आप बीएफसी ट्राइंगल को देखते हो तो एंगल बी किसे कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक के इस बीच वाले हिस्से को एंगल बी कहते हैं। बट अगर आप ट्राइंगल बी ई सी देखते हो तो ट्राइंगल बी ई सी में एंगल बी किसे कहते हैं, एंगल बी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वाले को एंगल बी कहते हैं। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें सही में ऐसा लगता है क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो पाएंगे? ये कभी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बड़ा है और एक कैसा है, छोटा है, आधा है उसका, या आधे से लेट से कम है। फिर तो ऐसा कभी मत करना कि दो ट्राइंगल में आपको बी बी सेम वर्ड दिख रहा है तो चलो मैडम कॉमन एंगल कर दें। आप उन्हें ड्रॉ करके देखना, क्या ये दोनों में सेम ड्राइंग आ रही है? नहीं आ रही है, तो दोनों में अलग आ रही है। तो नाम भले ही आपको ऐसा लगे कि सेम है, बट एक्चुअल में वो सेम नहीं होगा। सो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड अवर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 4 हो गया, क्वेश्चन 5 हो गया। चलिए अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप 10th क्लास में जाते हैं, जब आप सिमिलैरिटी चैप्टर पढ़ते हैं, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जिन लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करना है नहीं पता होता है, उनको थोड़ा थोड़ा 10th में भी एक खाली क्वेश्चन में तकलीफ आती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में इस बार डायग्राम आपको पहले से बनाकर दिया है। डायग्राम में पहले से बोला गया है कि यहाँ पे भी सिंगल डंडी, यहाँ पे भी सिंगल डंडी। इसका मतलब डायग्राम वाला आपको पहले से बता रहा है कि ए बी विल बी इक्वल टू पी क्यू। डायग्राम वाला आपको बता रहा है कि बी एम के पास 3 डंडी, इधर क्यू एन के पास भी 3 डंडी। मतलब डायग्राम वाला आपको पहले से बता रहा है कि बी एम इक्वल टू बोलो क्या, क्यू एन। डायग्राम वाला कह रहा है ए एम के पास 2 डंडी, पी एन के पास भी 2 डंडी। यानी कि डायग्राम वाला बता रहा है ए एम इक्वल टू बोलो क्या, पी एन। ऐसा डायग्राम वाला बता रहा है, मैं नहीं बता रही हूँ, डायग्राम वाला बता रहा है। कितना आसान काम कर दिया डायग्राम वाले ने हमारा। पहला क्वेश्चन बोला गया था शो दैट करिए ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एन, ये दोनों शेडेड ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। कितना आसान काम कर दिया। ये ट्रिपल एस टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ये देखो, ये दिख रहा है ट्रिपल एस टेस्ट। बताओ, पहला पार्ट तो कितना आसान था। अब आती है मेन बातचीत इसके दूसरे पार्ट पे।
बट इसके दूसरे पार्ट में जाने से पहले छोटी सी बातचीत, अगर कभी तुमसे कोई ये कहे कि ये वाला ट्रायंगल और वो वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, किसी भी टेस्ट से हो सकता है कॉन्ग्रुएंट, डिपेंड कि क्या डेटा आपको दिया है, तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सीपीसीटी लगा दो, सीपीसीटी लगा दो। तो जैसे अभी मेरा ट्रायंगल ए बी एम और मेरा ट्रायंगल पी क्यू एन मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को बोला था, जो कि मैंने कर लिया ट्रिपल एस टेस्ट से, जो कि मैंने कर लिया ट्रिपल एस टेस्ट से। इसके बाद मैं सीपीसीटी लगा रही हूँ। मैडम क्यों लगा रही हो सीपीसीटी? क्योंकि मुझे उस सीपीसीटी का आगे यूज है। मैडम आपको कैसे पता है सीपीसीटी का आगे यूज है? आप जब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, जब आप अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना शुरू करते हो ज्योमेट्री में, तो धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लगता है कि अच्छा इस चीज़ का मुझे आगे यूज़ पड़ेगा, तो इसको मैं निकाल के रख लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि इसका आगे मुझे यूज़ पड़ने वाला है, इसीलिए मैंने जैसे ही ट्रिपल एस टेस्ट से ट्रायंगल ए बी एम को और ट्रायंगल पी क्यू एन को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और इसका रीज़न दे सकते हैं सीपीसीटी। मैं ये कह रही हूँ कि ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल क्यू आपस में इक्वल होंगे, ऐसा मैं कह रही हूँ। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं मैडम आप सही कह रहे हो, सीपीसीटी से इक्वल हो सकते हैं। लेकिन आपने क्यों लिखा? मुझे पता है अभी खुशी का डाउट आएगा, मैडम आपने बी इक्वल टू क्यू क्यों लिखा? तो मैं अभी बता रही हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि मुझे आगे इसके सेकंड पार्ट को प्रूव करते वक्त मुझे इसकी यूज पड़ेगी, इसीलिए मैंने उसको लिखा बी इक्वल टू क्यू सीपीसीटी, और इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 1। मैडम आपने बाकी एंगल्स की सीपीसीटी क्यों नहीं लिखी? क्योंकि मुझे उसका यूज नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखी। आपको कैसे पता कि आपको उसका यूज नहीं है? यार बता रही हूँ ना, एक्सपीरियंस। ठीक है, खैर अब मुझे आगे नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। किसको प्रूव करना है बताओ? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों को। वो बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी और बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर। कैसे करेंगे कैसे करेंगे, टेंशन आने लगी। हाय हाय हाय, अब ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पे इतने पार्ट में मैं लिख के दिखा रही हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन वाला आपको पहले से बता रहा है कि मैडम ये पिद्दी सा बी एम और ये पिद्दी सा क्यू एन आपस में इक्वल है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि बी एम इक्वल टू, बोलो क्या है मैडम, क्यू एन। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कौन कह रहा है? क्वेश्चन वाला कह रहा है गिवन। अच्छा चलिए ठीक है, कह रहा है भाई। अब मैं काम करती हूँ, इसके दोनों तरफ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी एम और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यू एन। अब तुम लोगों का डाउट आएगा कि मैडम आपने 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया? आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आपको सब समझा देगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि जो ए एम है वो क्या है, मीडियन है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो पी एन है वो पी एन क्या है, मीडियन है। मीडियन मतलब एक ऐसे ट्राइंगल की, ठीक है, साइड, या फिर कहूँगी कैसी लाइन, जो उसकी साइड के 2 इक्वल टुकड़े करती है। यानी कि ये जो बी एम है और ये जो सी एम है, ये आपस में इक्वल थे, 2 इक्वल टुकड़े हुए, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। यानी कि मैं 2 टाइम्स ऑफ बी एम को क्या लिख सकती हूँ, बी सी लिख सकती हूँ, और 2 टाइम्स ऑफ क्यू एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू आर लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास ए एम और मेरी जो पी एन है ये क्या है, मीडियन है। मीडियन की वजह से इन्होंने उसके कितने इक्वल टुकड़े किए थे, 2, और ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो मैंने सीपीसीटी से इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी और जो ये मैं बी सी इक्वल टू क्यू आर लिखी हूँ इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशंस मेरी हेल्प करेंगी ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में। कैसे हेल्प करेंगी? देखो, ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये तो पहले से ही हमको डायग्राम में गिवन था, है ना। ट्राइंगल ए बी सी को और ट्राइंगल पी क्यू आर को अगर आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो ए बी इक्वल टू पी क्यू आपको पहले से गिवन था, मैंने कुछ नहीं किया। बट बी सी इक्वल टू क्यू आर ये आपको पहले से गिवन ना था, ये हम लोग लेकर आए हैं। बोलो कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो बी सी इक्वल टू क्यू आर कहाँ से आया? फ्रॉम 2। बट मैडम क्या इन 2 चीज़ों से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू लिखेंगे
क्या एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आपको पहले से कॉन्ग्रुएंट दिया था? बिल्कुल नहीं, हम लेकर आए हैं उसे कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो मैं यानी कि ये कह सकती हूँ कि मेरा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, और इसका रीजन है SAS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो इस तरीके से हमने छोटा ट्राइंगल, इस तरीके से हमने बड़ा ट्राइंगल, इनको आपस में क्या कर लिया? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। कई लोगों को लगेगा कि मैडम आप कितने गंदे तरीके से सॉल्व करते हो, खिचड़ा खचड़ी। तो देखो, मैं इतने गंदे तरीके से सॉल्व नहीं करती हूँ। जिन्होंने मेरे प्रीवियस क्लासेस की हैं, लाइन्स एंड एंगल्स के वीडियो देखे हैं, उनमें तुमको पता होगा कि जो क्वेश्चन सही में बहुत ज़्यादा टफ रहता है या जो तुम्हारे अलग ही तरह के कंसेप्ट का है, उसके सोल्यूशन को मैं एक अलग से वीडियोस बना के उसके डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम 7.3 के ये एक्सरसाइज कर लोगे। क्योंकि तुम्हें आना भी तो चाहिए यार तुमको लिखना। अगर हमेशा मैं ही लिख कर दिखा दूंगी हर चीज़, तो तुम्हें लिखना कैसे आएगा? मैं तो उससे तुम्हें स्टेप समझा दे रही हूँ कि हाँ इसको ऐसे करना है, ताकि तुम लिखते वक्त कहाँ कैसे करना है उसमें अटको नहीं। बट लिखने की स्किल तुम्हारे अंदर तब तक डेवलप नहीं होगी जब तक तुम खुद लिख के गलतियाँ नहीं करोगे। तो इसीलिए मैं जस्ट इसको क्या कर रही हूँ, गो थ्रू करा रही हूँ कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ताकि तुम उसको बनाओ। इसको देखने के बाद जहाँ जहाँ गलतियाँ हों उसको ताकि मैं करेक्ट करती जाऊँ, बस इसलिए। अदरवाइज इस एक्सरसाइज में अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता जो बहुत ही विचित्र है, अलग है, थलग है, फर्स्ट एक्सरसाइज के जैसे, तो मैंने उसका वीडियो अलग से बनाया होता, एकदम सुंदर सुशील वीडियो, जिसमें बहुत सुंदर डायग्राम होता, बहुत सुंदर गिवन होता, बहुत स्पेशियस टू प्रूव होता, बहुत स्पेशियस प्रूफ होता, स्टेप्स लिखी हुई होती सिक्वेंशियली। बट क्योंकि ये सारा काम मैं तुम्हें ऑलरेडी करना लाइन्स एंड एंगल्स में सिखाया है, 7.1 में सिखाया है, इसीलिए मैं 7.3 तक आते आते तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अब तुम मुझको लिख के दिखाओ, और तुम्हारी जहाँ गलतियाँ होंगी उसको मैं करेक्ट करूँगी। सिखा तो मैंने दी है भैया एक्सरसाइज कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, सीक्वेंशियली बस तुम्हें अब अपनी सुंदर सुंदर मोती वाले अक्षरों की हैंडराइटिंग में इसको लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। एक ही क्वेश्चन बचा है, फटाफट कर लेते, बहुत आसान है। देखो ध्यान से सुनना, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC, इन दोनों को आइसोसेलेस ट्राइंगल घोषित किया गया है। क्या बोला गया इन दोनों को? आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि AB इक्वल टू AC। अब कई लोगों के सेंटिमेंट्स हो गए होंगे हर्ट कि मैडम आइसोसेलेस का मतलब होता है दो साइड्स इक्वल। मैं बोलूँगी हाँ, तो वो पूछेंगे कि मैडम आपने फिर AB और AC को ही क्यों लिया, आपने AB और BC को क्यों नहीं लिया? आप ले सकते हो, बट दिक्कत कैसी है, जनरली जब क्वेश्चन का डेटा दिया जाए तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके सामने अगर डायग्राम सीधा बना हुआ है तो उसकी दो साइड जो आपको सीधी सामने दिख रही है, आपको उन्हीं को इक्वल लेना है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में अलग से कोई और चीज इक्वल ना दी हो। इसीलिए साथ ही साथ में क्या बोला जा रहा है कि ट्राइंगल DBC वो भी आइसोसेलेस है, यानी कि ट्राइंगल DBC में जो ये DB वाली साइड है और जो ये DC वाली साइड है, ये आपस में इक्वल है। अब देखो इसका पहला सब पार्ट, पहले सब पार्ट ने बोला है ट्राइंगल ABD को और ट्राइंगल ACD को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। ट्राइंगल ABD इसे कहा जाएगा, इस ब्राउन वाली शेडिंग को ट्राइंगल ABD कहा जाएगा, और उसके बाजू में जो आप लोगों के पास ये येलो शेडिंग है इसको ट्राइंगल ADC कहा जाएगा। इसे मैडम हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें? द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट, देखो ट्राइंगल ABD में AB और ट्राइंगल ADC में AC, ये दोनों आपस में इक्वल है। मैडम आपको कैसे पता? गिवन रे बाबा, दोनों ट्राइंगल आपको क्या दिए हैं? आइसोसेलेस दिए हैं। ट्राइंगल ABD में आपको BD और आपको ट्राइंगल ADC में DC, ये दोनों भी इक्वल दिए हैं। कैसे? ट्राइंगल आपको पहले से आइसोसेलेस दिया है, गिवन है। और देखो अब ध्यान से देखो तो आपको इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में ये क्या दिख रही होगी? कॉमन साइड, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ AD इक्वल टू AD, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम बोल सकते हो कि हाँ मेरा ट्राइंगल ABD और ACD SSS टेस्ट से बोलो क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। लो पहला पार्ट हो गया तुम्हारा खत्म। ठीक है, पहला पार्ट क्या हो गया तुम्हारा? खत्म, एकदम समाप्त। अच्छा मैम इसमें CPCT लगा सकते हैं क्या? अरे क्यों नहीं लगा सकते, दुनिया की हर चीज में तुम CPCT लगा सकते हो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद। हो सकता है उस CPCT की आगे तुम्हें नीड पड़े,
हो सकता है तुम्हें उस CPCT के आगे नीड ना पड़े, फिलहाल अभी मैं नहीं लगा रही हूँ, देखेंगे नीड पड़ेगी तो लगा लेंगे। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ABP किसे कहते हैं, ट्राइंगल ABP थोड़ा मार्क कर ले क्या। देखो A से लेकर P गए, P से लेकर B गए और ये बन गया ट्राइंगल ABP। इस ट्राइंगल ABP को और बाजू वाले ट्राइंगल ACP को बोलो क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट। क्या तुम कर लोगे, हाँ कोशिश तो कर सकते हैं। कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, बताओ मुझे ज़रा, दिमाग लगाओ। अच्छा तो तुमने अपना दिमाग लगाना शुरू किया, तुमने मुझको कहा कि देखिए मैडम, अगर आप बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल ABP की एंड आप बात कर रहे हैं ट्राइंगल ACP की, तो देखिए दोनों ट्राइंगल में AB और AC इक्वल है। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल आपको आइसोसेलेस दिया है, गिवन। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है दिया है, और बताओ भाई। तो उसने बोला कि रुको रुको और सोचने दो और दिमाग लगाने दो। वो सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है। उसने बोला अच्छा हाँ मैडम देखो देखो, आपका AP और आपका AP ये भी इक्वल है। मैंने बोला क्यों, उसने बोला मैडम देखिए ना कॉमन साइड आपको नहीं दिख रहा। मैंने बोला हाँ यार कॉमन साइड एकदम सही बोल रहे हो। चलो मैंने बोला चलिए ठीक है, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। अब मैंने उसको पूछा कि भाई अब तीसरी चीज़ बता। अब कई स्टूडेंट्स पता है क्या बोलते हैं कि मैडम BP और PC आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे, कहीं लिखा है कि BC और PP आपके इक्वल होंगे? तो वो लोग जवाब क्या देते हैं, मैडम लिखा नहीं है, हमको लग रहा है ऐसा। तो यार तुम्हारे लगने पे नहीं होता है, अगर लिखा है तो बात करो, नहीं लिखा है तो फिर मत बोलो। अब बताओ हमारी गाड़ी तो अटक गई, अब इसके आगे मैं कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँ? मैं तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ही नहीं कर पा रही हूँ मेरे ट्रायंगल को, है ना, मैं तो अटक गई हूँ। ABP और ACP को मैं अब कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूँ, क्योंकि मेरे पास अब कुछ ऐसा डेटा है नहीं जिस डेटा की मदद से मैं इसको प्रूफ कर पाऊँ। फिर अब क्या करें, सोचो, दिमाग लगाओ। बहुत सोचा क्या करें। तो कुछ तो मतलब रास्ता निकालना पड़ेगा ना, सोच के दिमाग खर्च कर करके। चलिए ठीक है, देख रहे हैं। तुम भी देखो, मैं भी देखती हूँ, मुझे भी नहीं मिल रहा है अभी। ठीक है, ढूंढते हैं इसको कहाँ पे क्या चीज़ आपको कॉन्ग्रुएंट दी हुई है। चलो आ गए। तो अब तो ऐसा कुछ आपको दिख नहीं रहा है, अब क्या बताइए फिर। तो अब हम लोग निकले कि यार अब कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि हमने अभी तो ऊपर वाला पार्ट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है। तुमने बोला हाँ मैडम किया है कॉन्ग्रुएंट, ये आपने किए थे ना ABD को और ACD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। मैंने बोला हाँ किया था। तो आपने कहा कि मैडम एक बात बताइए, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपको नहीं लगता मैडम कि ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 भी आपस में इक्वल होंगे? मैंने पूछा क्यों इक्वल होंगे बताना, तो तुमने बोला मैडम CPCT। मैंने बोला हाँ सही कह रहे हो, CPCT से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। यही CPCT हमें सेकेंड ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में मदद करेगी। क्यों, क्योंकि आपको ट्राइंगल ABP को ACP के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और ट्राइंगल ABP में एंगल 1 आता है। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और इसका रीजन दे सकते हो फ्रॉम 1। और इसको ऐसा लिखने की वजह से आपके ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से वाले टेस्ट से, SAS टेस्ट से। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड वाला ट्राइंगल भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखो अगर सेकेंड वाला ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो आप सेकेंड वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देने के बाद आप फिर से CPCT लगा सकते हो। बिल्कुल लगा सकते हैं मैडम। तो अब देखो आपका बड़ा वाला ट्राइंगल क्या था, ABP, ये ABP, और दूसरा ट्राइंगल क्या था आपका ACP। आप इसमें फिर से CPCT लगाओ। इस बार जो मैंने CPCT लगाई उससे मैंने लिखा BP इक्वल टू PC और इसका मैंने रीजन दे दिया CPCT और इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 2। तुम बोलोगे मैडम आपको BP इक्वल टू PC लिखने की क्या नीड पड़ी, पूछा तो है नहीं। तो भाई पूछा भले ही नहीं है बट मैंने दे दिया। क्यों दे दिया, ताकि हो सकता है आगे कहीं मुझे नीड पड़ जाए। अच्छा अब मुझको प्रूव करना है थर्ड और फोर्थ पार्ट। अब देखो थर्ड और फोर्थ पार्ट को प्रूव करने के लिए
मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। ये वाला ट्राइंगल BDP, एक ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा उसके बाजू वाला DPC। मुझे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने पड़ेंगे। कैसे करूंगी मैं ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ? वेरी सिंपल। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैडम आपको ट्राइंगल BDP और जो आपके पास है कौन सा वाला ट्राइंगल DCP, अगर आपको ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है आप कैसे करोगे? तो मैं कहूंगी आप दोनों डायग्राम को ऑब्जर्व करो, आपको दोनों डायग्राम में क्या सेम दिख रहा है। आप कहोगे मैडम दोनों डायग्राम में BD और DC सेम है। मैं बोलूंगी बढ़िया, कैसे पता चला? आप बोलोगे गिवन है ट्राइंगल। फिर आप बोलोगे मैडम देखिए दोनों ट्राइंगल में BP और PC आपस में इक्वल है। मैं बोलूंगी कैसे पता चला? तो आप बोलोगे मैडम देखिए ना आपने इक्वेशन नंबर 2 में CPCT लिखा था। मैं बोलूंगी वेरी गुड। फिर आप कहोगे मैडम दोनों ट्राइंगल में DP और DP इक्वल है। रीजन क्या है उसका? कॉमन साइड। तो इस तरीके से मेरे ट्राइंगल वो दोनों वाले BDP और मेरा जो ट्राइंगल है कौन सा आपका बाजू वाला DCP, ये आपके SSS टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। बट मैडम इन दोनों ट्राइंगल को तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को बोला ही नहीं था, आपने क्यों प्रूफ कर दिया? तो देखो मैंने क्यों प्रूफ किया। मैंने इसको मेरा एंगल नंबर 3 माना और इसको मैंने मेरा एंगल नंबर 4 माना। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं क्या एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकती हूँ? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो। और इसका रीज़न क्या देंगे? इसका रीज़न देंगे हम लोग CPCT। इसका रीज़न हम लोग क्या देंगे? इसका रीज़न हम लोग देंगे CPCT, है ना, क्योंकि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है। अब सुनो, थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रहा था? थर्ड पार्ट में कह रहा था कि A से लेकर P ये एक ऐसी लाइन है जो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है एज वेल एज एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो आपका थर्ड पार्ट है वो ये बोलना चाह रहा है कि AP एक ऐसी लाइन है जो एंगल A के भी इक्वल टुकड़े कर रही है और एंगल D के भी इक्वल टुकड़े कर रही है, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब तो यही होता है। तो एंगल A के टुकड़े मतलब बोलो कौन? एंगल A के 2 टुकड़े हो रहे हैं, एक का नाम है 1 और एक का नाम है 2। क्या 1 बराबर 2 प्रूफ किया आपने? हाँ मैडम 1 बराबर 2 तो हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे। क्या आपने 3 बराबर 4 प्रूफ किया? हाँ मैडम 3 बराबर 4 तो देखिए हमने अभी प्रूफ किया। इसीलिए हमको उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ गया, क्योंकि 1 बराबर 2 तो आपका पहले से प्रूफ हो चुका था, 3 बराबर 4 नहीं हुआ था। तो अब आप बोलोगे कि अच्छा कि सिंस मेरा जो एंगल 1 है और एंगल 2 है वो आपस में इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 मेरा इक्वल है, सो देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूं कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, तो क्योंकि हमको थर्ड पार्ट प्रूफ करना था इसीलिए हमने उन दो नीचे वाले छोटे ट्राइंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। बट अभी मैडम फोर्थ पार्ट बच गया। बहुत इजी है, फोर्थ पार्ट हो जाएगा आपका, कोई कठिन नहीं है। देखो पहले तो ये समझो कि फोर्थ पार्ट में वो प्रूफ करवाना क्या चाह रहा है। जब आप उसको समझ लोगे कि अच्छा ये प्रूफ करवाना चाह रहा है तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए प्रूफ करने को क्या बोला है उसने, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। देखो बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स करना। अब अगर कोई तुमसे ये बोल रहा है कि जाके प्रूफ करो कि AP BC का बाइसेक्टर है, यानी कि वो तुमसे ये प्रूफ करवाना चाह रहा है कि BC के 2 इक्वल टुकड़े हुए, यानी कि वो ये प्रूफ करवाना चाह रहा है BP इक्वल टू PC। ये होता है बाइसेक्टर का मीनिंग। नीचे के बहुत सारे क्वेश्चन से बाइसेक्टर आया था, उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है। इसको प्रूव करने के लिए आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि मैडम देखिए BP इक्वल टू PC हम लोग ऑलरेडी सेकेंड पार्ट में CPCT के थ्रू पहले ही प्रूव कर चुके है ना। CPCT के थ्रू हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये पहले से ऑलरेडी प्रूव्ड है कि वो एक बाइसेक्टर है। बट इस बार बाइसेक्टर के आगे एक और शब्द लग गया, परपेंडिकुलर, जो अभी तक कहीं नहीं लगा था। अभी बाइसेक्टर तो हमारा पहले ही प्रूव हो चुका है, परपेंडिकुलर हम कैसे प्रूव करें ये अब हमको करना है। अब क्या करें।
तो इसी को प्रूव करने के लिए हमको इन दो छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिस तरीके से मैंने एंगल 3 को और एंगल 4 को इक्वल दिखाया था और क्या लिख दिया था, CPCT, तो उसी तरीके से ही अगर मैं इसको अपना एंगल 5 कहूँ और इसको अगर मैं अपना एंगल 6 कहूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती 5 बराबर 6 हो गया और इसका रीज़न मैं ये नहीं दे सकती CPCT। इसका भी रीज़न तो मैं CPCT दे सकती हूँ ना, तो दे दिया हमने CPCT रीज़न। तो इससे ये प्रूफ हो गया मैडम एंगल 5 बराबर एंगल 6। लेकिन हमारा फायदा क्या हुआ? तो तुमने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े हो? हाँ मैडम पढ़े हैं। तो अगर तुमने लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा है तो तुमको ये बात पता होगी कि एंगल 5 प्लस एंगल 6 का एडिशन 180 होगा, जिसका रीज़न होगा लीनियर पेयर। ठीक है, अब 5 और 6 तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं 6 की जगह भी क्या लिख सकती हूँ, 5 लिख सकती हूँ। दोनों को ऐड करूंगी तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 180 आएगा। देयरफॉर एंगल 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी। और यही तो हमको प्रूव करना था कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री। तो क्योंकि ये एंगल 5 की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, तो ये चीज़ प्रूव भी हो गई कि AP परपेंडिकुलर टू BC। तो यही हमारा लास्ट पार्ट था, जिसमें आपको ये प्रूव करना था कि वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस वक्त कौन सी स्टेप लिखनी है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली फेयर करके एक एक करके ये सवाल मुझसे चेक कराना शुरू करिए। ठीक है, इवन क्वेश्चन नंबर 1 में कल को एक सब पार्ट ऐसा भी क्रिएट किया जा सकता था जिसमें वो आपको बोलता कि प्रूव करो ये जो BD है, ठीक है, ये जो BD है, ये BD एंगल बाइसेक्टर है एंगल D का। क्या आप प्रूव कर पाते? तो खैर देखते कि हम कर पाते कि नहीं कर पाते, बट फिलहाल अभी इतने पार्ट्स हमारे हो गए डन। ठीक है, या फिर आपको कुछ और पूछ सकता था कि प्रूव करो कि ये जो ट्राइंगल है, ये छोटा वाला ट्राइंगल, ये ब्राउन कलर का ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस है। तो क्या आप इसे प्रूव कर देते? बिल्कुल कर देते। इसको हम बोलते हैं एंगल 7, इसको हम कहते हैं एंगल 8। CPCT से एंगल 7 और एंगल 8 आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल। जिस तरीके से एंगल 5 और एंगल 6 हुए, जिस तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 हुए। और जब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो आप उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सवाल आपकी NCERT में, किताब में, ट्यूशन में, सॉल्व एग्जाम्पल में हो वही आपके एग्जाम में है। आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि आप सवाल को रट रहे हो, एक्सरसाइज के सोल्यूशन को रट रहे हो। आपका एम ये होना चाहिए कि उन एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन के थ्रू आप कंसेप्ट को सीख रहे हो कि अच्छा ये सवाल ऐसे बनाते हैं। खैर फिलहाल अभी इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। अभी जल्दी से इस वीडियो को ओवर करने के बाद एक एक करके सवाल को चेक कराना शुरू करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 से अपनी चेकिंग करोगे और क्वेश्चन नंबर 1 सबसे आखिरी में चेक कराना, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेंदी भी वही है। ठीक है।